जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी जेई ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में, जहां पर गाइस आपको बताया जाएगा कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ चुकी है और ऐसे में आपके पास दूसरा मौका है इस फॉर्म को भरने का। पहले आप यहां पर इस फॉर्म को जो भर सकते थे वो आप यहां पर 30 नवंबर 2025 तक भर सकते थे, बट आपकी डेट लास्ट को बढ़ाया है जो कि 10 दिसंबर 2025 कर दी गई है। तो ऐसे में आपके पास अभी भी कुछ दिन बाकी है इस फॉर्म को भरने में। तो अगर आप अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए गाइस, अभी भी आपके पास मौका है, दूसरा मौका है, इसको हाथ से जाने मत दीजिए। अब आप आपका फॉर्म 10 दिसंबर 2025 रात 11:59 तक भर पाएंगे। एंड अगर आप आपकी फीस पे नहीं कर पाते 10 दिसंबर 2025 तक और फिर आप सिर्फ आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट कर देते हैं, तो फिर आपके पास 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, यानी कि 12 दिसंबर 2025 तक आप आपका जो फीस पेमेंट है वो भी कर सकते हैं। और अगर फॉर्म के अंदर कोई गलती हो जाती है तो आप 13 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर 2025 तक फॉर्म करेक्शन कर पाएंगे। और गाइस ये जो नोटिस आया था आपकी डेट को आगे बढ़ाने का, इसमें आपको यहाँ पर वैकेंसी को लेकर के भी मॉडिफाइड वैकेंसी है। जम्मू श्रीनगर की जो वैकेंसी है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा अगर आप जम्मू और श्रीनगर से अप्लाई कर रहे हैं आरआरबी जोन में। अब आपने यहाँ पर इसके डेट के बारे में तो जान लिया। अगर आपने अभी तक फॉर्म को नहीं भरा और आप ये फॉर्म भरने वाले, तो आप कैसे भरेंगे, क्या चीज़ें आपको एलिजिबिलिटी के रूप में देखनी है वो आप जान लीजिए गाइस। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 2569 पोस्ट पर निकाली गई है और आप ये फॉर्म 10 दिसंबर 2025 तक भर सकते हैं। फीस जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 500 और बाकी कैटेगरी के लिए 250 है। जहां पर जब आपका सीबीटी हो जाएगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाएगा तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस को 400 रुपये फीस रिफंड होगी और बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को पूरी की पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। और गाइज चाहे आप सीबीटी में फेल हो चाहे पास हो, ये फीस आपको तब भी रिफंड की जाएगी। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, एज लिमिट चेक कर सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लिया। अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो इस दूसरे मौके का फायदा उठाते हुए आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने आरआरबी की वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म भरा है 2024-2025 के अंदर तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आप नया अकाउंट नहीं बना सकते, आपको उसी को लॉगिन करके फॉर्म भरना है। तो आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपके पास 2 विकल्प है लॉगिन होने के, एक है लॉगिन विद आधार। अगर आप ये माध्यम सेलेक्ट करते हैं तो आपको वो नंबर डालना है जो आधार के साथ में लिंक है। फिर जनरेट आधार ओटीपी के ऊपर क्लिक करना, उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो यहाँ पर डाल करके टिक करके आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके आप लॉगिन हो जाएंगे। और दूसरा विकल्प है लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, जिसमें कि आप रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे, जो पासवर्ड आपने बनाया था वो इस्तेमाल करेंगे और फिर लॉगिन हो जाएंगे। अगर पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या नंबर का इस्तेमाल करना और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करना। देन आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से एक नया पासवर्ड सेंड किया जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप लॉगिन हो जाएंगे। गाइज ये तो हुई उन कैंडिडेट के बारे में जानकारी जो पहले से रजिस्टर्ड है, जिनका पहले से अकाउंट बना हुआ है। बट अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार ये फॉर्म भरने वाले हैं, तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है। इसके लिए आप यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर नोट करके यही चीज बोली जा रही है जो कि मैंने अभी आपको बताई कि अगर आपने 2024 या 2025 के अंदर कोई फॉर्म भरा था CEN का जो इस पोर्टल के माध्यम से भरा गया हो, तो आपको दोबारा से लॉगिन होने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा से रजिस्टर होने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन कीजिएगा। बट आप तो क्योंकि इस वाले पेज पर आए हैं, आप तो फ्रेशर है, आपने इसका इस्तेमाल करके पहले कोई फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिए कि मैं हाँ समझ चुका हूँ। अब आप यहाँ पर कंट्री ऑफ नेशनलिटी के अंदर सबसे पहले आपकी कंट्री बताएंगे, तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडियन है। फिर आपको फुल नेम के अंदर जो भी नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो नाम आप यहाँ पर डालिएगा। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई कर देना है। फिर आपसे पूछा है कि क्या आपने 10वीं के बाद आपका नाम बदला है, अगर बदला है तो यस करके आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपने नाम बदला है वो आप न्यू चेंज्ड नेम यहाँ पर डालेंगे और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। बट अगर आपने नहीं बदला 10वीं के बाद नाम तो आप नो कर देना। उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, उसके बाद में आपको आपका मंथ सेलेक्ट कर लेना और फिर यहाँ से डे, तो आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देनी है, जैसे कि मैं आपको एंटर करके दिखा रहा हूँ। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर को भी दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई
वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको फादर नेम डालना है। फादर नेम भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फादर नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आप मदर नेम डालेंगे और मदर नेम को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। मदर नेम भले ही आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ना हो, कोई इशू नहीं होगा, बट आपका नाम और फादर नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अब कॉन्टैक्ट डिटेल में आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल डालेंगे, पहले ईमेल और फिर नंबर। और ध्यान दीजिए नंबर एक्टिव होना चाहिए, ईमेल भी एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन होगा। तो आप ईमेल एड्रेस डालने के बाद जनरेट ईमेल OTP के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो आप यहाँ पर डाल देना। फिर मोबाइल नंबर पर भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। उसके बाद नीचे 3 ऑप्शन है, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड और आई डू नॉट हैव ए आधार कार्ड। तो आप यहाँ पर किस माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं? वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर अगर इसके लिए तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर के ऊपर। गाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना करके रखा है और मैंने 2 अकाउंट बनाए हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें अलग अलग तरीके से आपको चीज़ें समझानी होती है, इसलिए मैं यहाँ पर नया जो अकाउंट है वो क्रिएट नहीं कर सकता, बट मैं आपको यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो आप वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको डिजिलॉकर की वेबसाइट के ऊपर ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां पर अगर आपका अकाउंट बना हुआ है डिजिलॉकर के ऊपर तो आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाएंगे, नहीं बना हुआ है तो आप डिजिलॉकर का अकाउंट क्रिएट करते हुए वहां पर अपनी डिटेल्स की परमिशन देंगे। और अगर आप ये माध्यम सेलेक्ट नहीं करते तो आप वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, जहां पर आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना है और फिर जनरेट आधार OTP के ऊपर क्लिक करना है। आपके नंबर पर जो कि आधार के साथ में लिंक है एक OTP जाएगा, जो आप यहां पर डाल करके वेरीफाई कर देंगे। और फिर आपको आई कंफर्म दैट आई एम 18 ईयर्स ओल्ड या फिर ओल्डर, यानी कि मेरी एज 18 प्लस या उससे ज़्यादा है, तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। फिर गाइज आप यहां पर नीचे देखेंगे क्रिएट योर पासवर्ड, तो आप एक यहां पर अपनी चॉइस का पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो वो आप जान लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्पेशल कैरेक्टर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1 और कोई डिजिट भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना होगा, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर लेना है। फिर गाइज आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपने जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अभी तक भरी है वो सभी आपके सामने आएगी, आप एक एक करके सभी जानकारी को अच्छे से चेक कर लेना। गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको जब करेक्शन का टाइम मिलता है, मॉडिफिकेशन का टाइम मिलता है, तो उस वक्त आप जो अभी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय डिटेल्स भरते हैं, इनमें से एक भी जानकारी आप एडिट नहीं कर सकते उस वक्त भी, इसलिए जानकारी और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अच्छे से एक एक स्पेलिंग चेक करके आप भरे। तो आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जब आप प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करें तो आपके नाम की स्पेलिंग, आपके फादर के नेम की स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो अन्य डिटेल है जैसे कि आधार नंबर या और भी जो चीज़ें यहाँ पर आपने भरी है वो आपको एक एक करके टाइम लगा करके, चाहे 5 मिनट लगे चाहे 7 मिनट लगे, अच्छे से चेक करनी है। और पूरी तरीके से श्योर होने के बाद ही आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सबमिट करना है, यानी कि फाइनल करना है। और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन फाइनल हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको ईमेल के माध्यम से और मैसेज के माध्यम से कंफर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप लॉगिन नहीं होते तो आपको होम पेज से यहाँ पर इसमें किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके, जैसे कि लॉगिन विद आधार या फिर लॉगिन विद RRB अकाउंट क्रेडेंशियल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्टर्ड नंबर या ईमेल एड्रेस जो अभी आपने रजिस्टर किया है, उसके बाद में जो पासवर्ड आपने बनाया वो डालेंगे और आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। अब गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ आपकी जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। आपको ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट यहाँ पर देखने को मिल रही है और साथ ही साथ आप आपका जो जोन है वो सिलेक्ट करेंगे। जिस भी जोन में आपको अप्लाई करना है वो जोन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप इन दोनों ऑप्शन के ऊपर टिक करना और टिक करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऊपर की तरफ आपकी वो इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते समय भरी है और नीचे की तरफ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी है। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड थे, यानी कि आपने 2024 या 2025 के अंदर इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा है, तो आपने जो उस वक्त इन्फॉर्मेशन भरी थी ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच कर ली जाएगी। आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आप देखेंगे रिलीजन, तो जो भी आपका रिलीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्शन। जो फी एग्जाम्शन मिलता है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर
देता हूँ कि ये ऑप्शन है क्या। जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस उनको 500 रुपये फीस पे करनी है और जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट है और फीमेल है उनको 250 रुपये फीस पे करनी है। तो ऐसे में मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आपका CBT फर्स्ट हो जाएगा तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 400 रुपये फीस रिफंड की जाएगी, भले ही आपने एग्जाम पास किया हो या फेल किया हो। और जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट है जिन्होंने 250 रुपये फीस पे की है उनको पूरी की पूरी फीस रिफंड होती है। तो क्या आप चाहते हैं कि वो मुझे फीस बाद में रिफंड हो? अगर आपने यहाँ पर यस किया तो ही आपको वो फीस रिफंड होगी। अगर आपने इस वाले ऑप्शन में नो कर दिया कि मैं फी एग्जाम्शन नहीं चाहता, तो जो आपने अभी यहाँ पर फीस पे की है वो आपकी चली जाएगी। बाद में जब आपको रिफंड का लिंक मिलेगा रिफंड का प्रोसेस फॉलो करने के लिए, तो उस वक्त चाहे आप उसको फॉलो करें ना करें आपको फीस रिफंड नहीं होगी, क्योंकि आपका वहाँ पर सिस्टम के अंदर पहले से ही जवाब दाखिल होगा कि हाँ आपको तो फीस रिफंड चाहिए ही नहीं थी, आपने इस ऑप्शन में नो कर दिया था। तो आप इस सभी कैंडिडेट अगर आपको फीस रिफंड चाहिए तो आप इस ऑप्शन में यस कर देना। उसके बाद में जो आपकी मदर टंग है यानी कि मातृभाषा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, किस लैंग्वेज के अंदर आप एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर इसी लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना होगा। उसके बाद परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। ये निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, जैसे कि जलने का, कटने का, या फिर कोई इंजरी, या फिर आपका बर्थ मार्क, तो जो भी है वो आप लिख देना। फिर आएगा सेकंड मार्क, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप दूसरे मार्क के बारे में भी यहाँ पर लिख देंगे। ये दोनों ऑप्शन फिल करने अनिवार्य है, तो कोई भी छोटा मोटा जहाँ पर जो भी निशान है वो आप लिख देना। इसके बाद आती है कम्युनिटी यानी कि कास्ट कैटेगरी, जो भी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल है यानी कि UR, ST है, OBC है, फिर EWS है। जनरल के कैटेगरी सिलेक्ट करने वाले कैंडिडेट के लिए कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आएगा, बट अगर आप ST है तो आपके सामने अतिरिक्त ऑप्शन आएंगे और वो अतिरिक्त ऑप्शन कुछ ऐसे होंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले नेम ऑफ द ट्राइब यानी कि आपकी ट्राइब कौन सी है ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर, जो कि आपका सेंट्रल का बना होना चाहिए। उसके बाद जो आपका कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डालेंगे, ये भी आपको आपके सर्टिफिकेट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। फिर कौन सी अथॉरिटी ने आपका सर्टिफिकेट जारी किया, ये सर्टिफिकेट जनरली इन पोस्ट के अधिकारी द्वारा जारी होता है जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आपको चेक करना है आपका सर्टिफिकेट, जहाँ पर मोहर लगी होती है, जहाँ पर साइन हो रखे होते हैं वहीं पर लिखा होता है उस पोस्ट के अधिकारी का नाम। अगर वो हिंदी में लिखा है तो आप उसको ट्रांसलेट कर लेना, गूगल ट्रांसलेट में जाकर के देख लेना कि वो पोस्ट इंग्लिश में कौन सी बनती है और फिर वही पोस्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप यहाँ पर बताएंगे कि कौन सी स्टेट के द्वारा सर्टिफिकेट जारी हुआ है। फिर आपको यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट डेट यानी कि किस डेट में कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपका इशू हुआ है वो डेट भी आपको उसके ऊपर मिल जाएगी, वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर जो SC ST को फ्री ट्रैवल पास मिलता है रेल का, क्या आप वो लेना चाहते हैं? अगर हाँ तो यस, और नहीं लेना चाहते तो नो करेंगे। यस करने के बाद में जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप अपलोड करेंगे, जो इसका साइज है वो 400 KB से कम और फॉर्मेट PDF का होना चाहिए। अब अगर आपका ये जो सर्टिफिकेट है वो इमेज में है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे जान लीजिए। गूगल के अंदर आना, सर्च करना इमेज टू PDF और सर्च करने के बाद में पहले वाली वेबसाइट ओपन कर लेना। फिर सेलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और जो आपका सर्टिफिकेट है कास्ट का जो आपके पास इमेज अवेलेबल है वो सिलेक्ट कर लेना। मैं डेमो के लिए इमेज सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। और फिर आप कन्वर्ट टू PDF पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक क्लिक के अंदर आपकी फाइल PDF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और आप सिंगल क्लिक के अंदर उसको डाउनलोड कर लेंगे और फिर वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। बस ध्यान रहे कि साइज 400 KB से कम ही रहना चाहिए, ज़्यादा ना हो, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगा, एरर आता रहेगा। गाइज यहाँ पर मैं थोड़ी सी जानकारी उन कैंडिडेट के लिए भी एक्सप्लेन कर दूं जो कैंडिडेट OBC कैटेगरी से आते हैं। तो अगर आप OBC है आप OBC सिलेक्ट करेंगे। OBC सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर पूछा कि सिलेक्ट नॉन क्रीमी या फिर क्रीमी लेयर स्टेटस अंडर OBC। तो आपको बोला है कि OBC क्रीमी लेयर इज कंसिडर एज ए UR, यानी कि जो कैंडिडेट OBC क्रीमी लेयर है वो जैसे कि UR कंसिडर किए जाते हैं वो UR की कैटेगरी के अंदर ही माने जाएंगे यानी कि जनरल। तो अगर आप क्रीमी लेयर है वो बताइए और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो आप वो बताइए। अगर आप क्रीमी लेयर है तो आप क्रीमी लेयर सेलेक्ट करके आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर है तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर आपको यहाँ पर बोला भी है कि दी OBC कैंडिडेट मस्ट प्रोड्यूस OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम। दी मैक्सिमम इनकम लिमिट इज करंटली 8 लाख यानी कि 8 लाख होनी चाहिए, जो कि आपका सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए आफ्टर 1 अप्रैल 2025 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए और 20 नवंबर के बाद का ना हो। 1 अप्रैल से लेकर के 20 नवंबर 2025 के बीच का आपका ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। आप यहाँ पर इसमें आई अंडरस्टैंड इसको क्लिक कर देना और फिर आप यहाँ पर नेम ऑफ द कास्ट, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल का, उसमें जो
कास्ट लिखी गई है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। उसके बाद में कौन सी पोस्ट के अधिकारी द्वारा ये जारी हुआ है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इशू स्टेट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में किस डेट में जारी हुआ है वो डेट भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस तरह से ये सब जानकारी आप यहाँ पर भर देंगे। आई होप आपको SC ST वालों को भी समझ आ गया कि किस तरह से जानकारी भरनी है कास्ट की, और जो OBC है उनको भी समझ में आ गया है। अब आप यहाँ पर आपके एड्रेस की इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। तो आपका पोस्टल एड्रेस है और फिर परमानेंट एड्रेस है। तो पोस्टल एड्रेस मीन्स प्रेजेंट एड्रेस, तो आप आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद में जो आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस के सेक्शन में भर देना। फिर आपकी नियरेस्ट सिटी या फिर मेजर टाउन, मुख्य सिटी कौन सी है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा खुद से टाइप करके। उसके बाद आपको आपका पिन कोड डाल देना है और फिर नीचे देखेंगे टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आप टिक कर देना। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर आप यहाँ पर सेव करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। फिर आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। बेंचमार्क डिसेबिलिटी मीन्स PWD या मीन्स विकलांग या फिर दिव्यांग। इसके बाद आएगा स्क्राइब, तो इज योर राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड, यानी कि क्या आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आप अफेक्ट है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट भी है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप बिल्कुल ठीक है ऊपर वाले की दया से तो आप नो कर देना। इकोनॉमिकली वीकर क्लास EBC, अगर आप EBC कैंडिडेट है, क्या आपको सवाल बेसिकली ये पूछा है कि आर यू एलिजिबल टू अवेल फी कंसेशन अंडर EBC, यानी कि क्या EBC के अंदर जो फी कंसेशन है क्या आप उसके लिए एलिजिबल है। अगर हाँ तो यस करने पर आपको यहाँ पर संबंधित जानकारी देनी होगी, जैसे कि टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट बताना होगा, इश्यूइंग अथॉरिटी बतानी होगी, सर्टिफिकेट नंबर और डेट ऑफ इशू। बट अगर आप यहाँ पर नहीं है, जैसे कि यहाँ पर सवाल आया था आपके सामने इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो अगर आप इसमें नहीं आते हैं तो आप यहाँ पर नो कर देना। फिर यहाँ पर सवाल है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, क्या आप इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉय है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर सवाल है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आप कोई करंट डिपार्टमेंट में काम करें इनमें से, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो सिलेक्ट कर ले। अगर आप बेरोजगार है, कोई जॉब नहीं करे या फिर छोटी मोटी जॉब करे जो आप बताना नहीं चाहते क्योंकि वैसे ही प्राइवेट है बहुत छोटी मोटी, तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद आप देखेंगे बैंक डिटेल, तो आपको यहाँ पर रिफंड ऑफ फी अकाउंट होल्डर नेम, यानी कि किस अकाउंट के अंदर आप फीस रिफंड चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पर भरेंगे। अब आपका सवाल है कि क्या मैं किसी और बैंक डिटेल भी दे सकता हूँ, तो हाँ आप दे सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूंगा कि अगर आपका बैंक अकाउंट है आप अपने ही बैंक अकाउंट की डिटेल भरें, अगर ना हो तब जाकर के आप अपना किसी और का डिटेल दे सकते हैं। फिर रिफंड ऑफ फी बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट का नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर IFSC कोड डालना है जो कि आपको आपकी पासबुक के ऊपर और चेकबुक के ऊपर मिल जाएगा, या फिर गूगल के अंदर अपने बैंक का नाम लिखना, ब्रांच का नाम लिखना और IFSC कोड लिख करके सर्च करना, तो आप ऑनलाइन वे में भी अपना IFSC कोड प्राप्त कर सकते हैं। वो आप डाल देना और कंफर्म के ऊपर क्लिक करना, देन आपको बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर सेव करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ चुका है। तो गाइज मेरी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर पहले से भरी हुई है क्योंकि मैंने पहले भी ये फॉर्म भरा था। तो अगर आप फ्रेशर हैं आपको यहाँ पर शुरुआत से शुरू करनी होगी, जहाँ पर आप पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे ऐड के ऊपर क्लिक करके। मैं यहीं से मेरी इन्फॉर्मेशन को एडिट करके आपको दिखा रहा हूँ, तो कैसे भरेंगे वो जान ले। आप यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे जहाँ से आपने आपकी 10वीं की है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो अभी आपका बोर्ड है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो, SSC या फिर किसी अन्य स्टेट का बोर्ड, वो आप यहाँ पर लिख देना। किस डेट में पास कर ली थी वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, आपका 10वीं का रोल नंबर डालेंगे और जो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट नंबर है या फिर सीरियल नंबर है उनमें से कोई एक चीज़ आप यहाँ पर भर देंगे। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो जानकारी आपकी ऐड हो जाएगी। अगेन आप क्वालिफिकेशन के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और आपको सिलेक्ट करना हो कि आप किस क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं। 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ साइंस या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर आपका नीचे मैट्रिकुलेशन है। तो इनमें से जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है वो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद डिसिप्लिन अपना सेलेक्ट कर लेना, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी बेसिकली आपकी क्वालिफिकेशन है वही डिसिप्लिन आपको बताना होगा। उसके बाद नेम ऑफ द कोर्स एज एग्जिस्टिंग ऑन सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट के ऊपर जो कोर्स नेम लिखा है वो आपको कोर्स नेम यहाँ पर लिखना होगा, जैसे कि डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग या फिर जो भी है वो आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद स्टेट
स्टेट सेलेक्ट कर लेना जहाँ से किया है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम और डेट ऑफ पासिंग आपको देनी होगी। अगर आप डिप्लोमा के माध्यम से अप्लाई ना करके बैचलर ऑफ साइंस इससे अप्लाई कर रहे हैं तो आप बीएससी सेलेक्ट करेंगे, यानी कि बीएससी, बेसिकली बीएससी कहा जाता है इसको। फिर आपका डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद स्टेट, आपकी डिस्ट्रिक्ट और फिर यूनिवर्सिटी का नाम और डेट ऑफ पासिंग और आपकी परसेंटेज। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं डिग्री इंजीनियरिंग के क्वालिफिकेशन के माध्यम से तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, आपका डिसिप्लिन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आपके कोर्स का नाम, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिखा है एग्जैक्ट नेम यहाँ पर लिख देंगे, स्टेट अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से किया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, डेट ऑफ पासिंग और आपकी परसेंटेज। फिर आप ऐड के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपका फोटो सिग्नेचर का सेक्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको लाइव फोटो भी अपलोड करना होगा, बट उसके पहले सैंपल भी देख लीजिए कि किस तरह के फोटो रिजेक्ट होंगे और किस तरह के एक्सेप्ट होंगे। आपको यहाँ पर सैंपल देखने को मिल रहा है। फिर आप यहाँ पर पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, आपको बोला कि ड्रेस इन नॉन वाइट क्लोथिंग, आपका जो व्हाइट कपड़ा है उसमें ड्रेस नहीं होना चाहिए, आप किसी अन्य कलर में होने चाहिए। और आपको जो डार्क कलर्स हैं मेंटेन कॉन्ट्रास्ट विद द बैकग्राउंड, आपको बैकग्राउंड भी कोई बिल्कुल रंग बिरंगा नहीं रखना, नहीं तो इशू आएगा। क्योंकि अगर आप जब फोटो कैप्चर करने के लिए जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप इसमें गलती कर रहे हैं। अगर आपका जो फेस है वो कैमरे से ज़्यादा दूर होगा तो भी आपको बताया जाएगा कि आपका ज़्यादा दूर फेस है, नज़दीक होगा तो भी बताया जाएगा। इसलिए आपको जो पॉइंट, अगर आप फोटो अपलोड करने की कोशिश कर रहे हो और उसमें आपको कोई रीज़न दिया जा रहा है कि इस वजह से अपलोड नहीं हो रहा है, तो आपको उनको रेक्टिफाई करके दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ही अपना फोटो कैप्चर करना है। फिर आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज आप देख सकते हैं कि 30 KB से 49 KB के बीच में होना चाहिए। फॉर्मेट JPEG या फिर JPG का, और ब्राउज़ के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको सिग्नेचर अपलोड करने में कोई इशू है तो यूट्यूब के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएगी जिसमें कि आपको बताया जाता है कि मेनली फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। अगर आप चाहेंगे कि मैं ही आपके लिए बनाऊँ एक स्पेशल वीडियो फ़ोटो सिग्नेचर को लेकर के, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी मैं आपको एक अन्य वीडियो से थोड़ा और डिटेल में ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे आपको क्या करना है। यहाँ पर आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, imageresizer.com के नाम से है। आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर रिसाइज कर सकते हैं। अगर आपको सिग्नेचर में कोई इशू आता है आप इसको PNG फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। फिर ये जो भी आप वेबसाइट देख पा रहे हैं ये वो वेबसाइट है। अगर आपके फ़ोटो का साइज़ कम हो जाता है तो आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़्यादा हो जाता है तो कम भी कर सकते हैं। बस गूगल के अंदर जा कर के सर्च करना होगा कि इंक्रीज़ इमेज साइज़, अगर बढ़ाना है तो इंक्रीज़ और अगर घटाना है तो डिक्रीज़ इमेज साइज़। ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी और आप आपका जो इमेज का साइज़ है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए। फिर आप यहाँ पर इस इमेज को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और आपका फ़ोटो यहाँ पर इस तरह से आएगा। आप इसको डन कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे जैसी दोनों चीज़ें आपकी हो जाएंगी वो आगे बढ़ना होगा। बट अभी आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पर 5 मिनट में 3 बार कैप्चर की अनुमति दी जा रही है। हल्के रंग की पृष्ठभूमि वाले अच्छे प्रकाश वाले क्षेत्र में बैठे, बेसिकली आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, आप इनको पढ़ लेना और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड करना। अगर आप फ़ोन से करना चाहते तो आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे और यहाँ पर गाइज आपको OTP के थ्रू लॉगिन हो जाना है अपने फ़ोन के अंदर। इस तरह से आपके सामने विंडो ओपन होगी जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और फिर आप यहाँ पर कैप्चर लाइव इमेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से आपका जो फोटो है वो कैप्चर कर लेंगे। जैसे ही आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा तो ये समझ लीजिएगा कि आपके दोनों जो स्टेप है वो पूरे हो चुके हैं, फ़ोटो वाला भी और सिग्नेचर वाला भी। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे जब आप दोनों चीज़ों को डन कर दे, आपके अकॉर्डिंग सही हो, तो यहाँ पर टिक करके सेव के ऊपर क्लिक करना और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपके जो RRB आपने सेलेक्ट किया है उसमें जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो देखने को मिल जाएगी। आप इनमें से जो भी आपके सामने इस तरह से आए किसी भी पोस्ट को पहले नंबर पर प्रेफरेंस दे सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप बस प्लस के आइकन के ऊपर टिक करना और इस तरह से आपके सामने आपकी पोस्ट आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे आई हैव एक्सटेंडेड एंड चेक्ड माई ऑर्डर ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस और फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आ करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेक्ट एलिजिबल एग्जाम ग्रुप। आपको यहाँ पर प्रेफरेंस देने के बाद में इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड। बेसिकली ये आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही आपके सामने ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे। आपको बोला कि कैंडिडेट प्रोसेसिंग मोर देन 1 मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैप्ड टू डिफरेंट एग्जाम ग्रुप्स, यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ पर मोर देन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहा है उनको यहाँ पर जो एग्ज़ाम ग्रुप्स है वो देखने को मिल जाएंगे। उनको सिलेक्ट करना हो कि मैं कौन से ग्रुप में अपनी प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। तो आप इसको पढ़ लेना और आई अंडरस्टैंड एंड आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ
पर नीचे जो आपके बाकी के पॉइंट्स हैं इनको टिक करना और फिर यहाँ पर आपके पैलेस का नाम डालना। पैलेस मीन्स जहाँ से आप फॉर्म भरे, आप आपकी सिटी का नाम डालना। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट अपना नाम भर देते हैं, अपना नाम नहीं भरना है। और फिर आप यहाँ पर जैसे ही सबमिट करेंगे आपके फॉर्म का प्रीव्यू देखेंगे, सभी जानकारी चेक कर लेना। जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि हाँ मेरी जानकारी सही है, तो आप यहाँ पर आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा और आप आपकी एप्लीकेशन फीस जैसे ही पे करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा और उसके बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से गाइज आप लोग आरआरबी जेईई ऑनलाइन फॉर्म 2025 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।